होम्योपैथी सुना तो सबने है इसके बारे में, लेकिन जानते कितना है? सिर्फ इतना कि छोटी छोटी सी बॉटल्स में वो छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोलियां होती हैं। करती क्या है वो गोलियां, काम कैसे करता है होम्योपैथी, इसके पीछे का साइंस क्या है और कॉम्पोजिशन क्या है उन दवाइयों की। और वो जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी हर बीमारी के लिए नहीं है, टाइम लगता है ना, इसमें बड़ा टाइम लगता है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब बहुत जरूरी, ताकि हम रहे हैप्पी हमेशा। और हमें ये सब बताने के लिए वेलकम टू हैप्पी हमेशा सर, डॉक्टर सुनील मेहरा। हेलो। सो बहुत सारे सवाल है ना, आई थिंक मैंने अपने सारे सवाल इंट्रो में ही पूछ लिए हैं आपसे, तो आप जैसे शुरू करना चाहें। जैसे अभी आपने कहा ना, तो मैंने सबसे पहले मेरा दिमाग चला जब आपने वर्ड यूज किया स्लो। जी ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि सपोज मैं आपसे कहूँ कि ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, वो लंबी है कि छोटी है, तो आप क्या कहेंगे? मतलब मुझे पता नहीं चलेगा जब तक मेरे पास दूसरी कोई लाइन नहीं होगी। राइट, कंपैरिजन। ठीक है, राइट। तो जब आपने कहा कि स्लो है तो मतलब आपने कंपेयर किया होगा किसी चीज़ के साथ। राइट, है ना? हाँ। तो लाइन को तो लाइन के साथ कंपेयर कर लेंगे, मगर समझो मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं और साथ में लाइन ड्रॉ कर दूं और फिर आपसे कहूं कि बताओ ये लाइन बड़ी है कि छोटी है, तो आप कुछ बता सकेंगे कि छोटी है कि बड़ी? नहीं बता सकेंगे। तो जिस चीज़ के साथ आप कंपेयर कर रहे हो ना, वो कुछ भी हो, वो कोई भी दूसरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, तो आपको ये पहले तय करना होगा कि जो ऑब्जेक्टिव वो पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन फुलफिल करने जा रहा है और जो ऑब्जेक्टिव होम्योपैथी फुलफिल करने जा रही है, क्या वो ऑब्जेक्टिव सेम है क्या? अगर मंजिल ही अलग है तो कोई कंपैरिजन का मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि सपोज आपको ये मैं बहुत ही ऐसे कोर्स और रॉ एग्जांपल देने जा रहा हूँ जबकि आसानी से बात समझ में आ जाए। जैसे कि समझो यहाँ पे आपको वुंड है उंगली के ऊपर, वुंड का कारण कुछ भी हो सकता है। अब वुंड तो आपको नजर आ रहा है, बहुत सारे जख्म होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं जो आपको नजर नहीं आते हैं। अब ये आपको यहाँ पे दर्द क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ से कोई नर्व जा रही है आपके ब्रेन में जो आपको सिग्नल दे रही है। राइट। अब आपको दर्द बहुत ज़्यादा है। दो तरीके हैं आपकी दर्द को मिटाने के। एक तरीका ये है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो नस ब्रेन में जाके सिग्नल दे रही है जिसके कारण आप दर्द महसूस कर रहे हैं, मैं उस नस को रास्ते में ही कुछ ऐसा कर दूं कि वो बेनम हो जाए, तो सिग्नल नहीं जाएगा, तो आपको दर्द नहीं होगी। राइट। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस जख्म को ठीक करने की कोशिश करूं और फिर ना रहेगा जख्म, ना रहेगी दर्द। राइट। तो ये तो जख्म उंगली पे नजर आ रहा है, तो ये तो बात आपको समझ में आ जाती है। जब जख्म अंदर होता है शरीर के, तो जब आपको कोई भी ट्रीटमेंट दी जा रही है, वो ट्रीटमेंट ने क्या काम किया है? उसने नस को काट दिया है जो सिग्नल दे रही है ब्रेन पे जा रहा है, जो कि उसने एक्चुअली ज़ख्म भरने का काम किया है। ये आपको नहीं समझ में आने वाला। मरीज़ के तौर पर जब आप पेशेंट हैं तो आप सिर्फ देखते हो मेरी दर्द गायब होगी, मैं एवरीथिंग इज ऑलराइट, आउटकम से मतलब है बस। राइट। अब होगा क्या? जब वो नर्व को बिनम कर दिया आपने किसी भी तरह से, कोई भी मेथोडोलॉजी यूज़ करके, तो आप भूल जाओगे कि यहाँ ज़ख्म है। तो आप उसको जैसे जो ध्यान रखने की ज़रूरत है ज़ख्म की, क्योंकि ज़ख्म को भरने में एटलीस्ट समझो 15 दिन या 3 हफ्ते लगने वाले हैं, तो उसको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है आप ध्यान नहीं रखेंगे। आप ऐसे ऐसे चलेंगे, वो कहीं पर जाके भी वापस हिट हो जाएगा, वहाँ पे ज़ख्म फिर बढ़ जाएगा, दर्द थोड़ी और बढ़ जाएगी या ज़ख्म थोड़ा ज़्यादा फैल जाएगा, तो आप थोड़ा ज़्यादा डोज दे दो पेन उसको हटाने का। राइट। तो प्रिंसिपल, आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो? आप ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो कि आप जख्म के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है आपका, आप पेन पे कंसंट्रेट कर रहे हो। ठीक है। अब चूंकि पेन आपकी गायब है, आपका ध्यान जख्म की तरफ जाएगा ही नहीं और जख्म बढ़ता जाएगा। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम आके जब आपका जो पेन का जो मेथोडोलॉजी यूज की थी, वो उसका एक थ्रेशोल्ड तो होगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये तो चीज़ बार बार हो रही है। फिर आप समझो सोच रहे हो नहीं अभी जख्म के बारे में सोचते हैं, तो जख्म के बारे में जब सोचेंगे तो जब पहले दिन मल्लम पट्टी होगी, राइट, तो मुश्किल से 5% ही रिलीफ होगी, फिर दूसरे दिन 10% होगी, फिर तीसरे दिन 15%,
तो वहाँ क्या था, वहाँ तो तुरंत पेन गायब हो गई थी। तो आप उससे कंपेयर कर रहे हो, वहाँ ऑब्जेक्टिव भी कुछ और था, यहाँ ऑब्जेक्टिव कुछ और है, यहाँ जख्म को भरना है। अब इसको 3 हफ्ते लगने हैं। जिस दिन वो 100% पेन गायब होगी उस दिन 100% वुंड ठीक हो चुका होगा। मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं आपको? जी जी बिल्कुल। और मैं इसे ये भी समझी हूँ कि शायद इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथी जो है वो जड़ से किसी बीमारी का इलाज करती है। इज इट ट्रू? वो जड़ से क्यों करती है, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है। और वो सिद्धांत कोई ऐसा नहीं किसी ने बनाया था, वो बनाया नहीं था। ये वो सिद्धांत, एक चीज़ होती है इन्वेंशन और एक होती है डिस्कवरी, दोनों में बहुत अंतर है जी। एक चीज़ होती है जो ऑलरेडी भगवान ने बनाई हुई है और आपने पता लगा लिया, और एक होता है कि आपने चीज़ बनाई। ये दोनों में बहुत अंतर है जी जी। तो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो भगवान ने बनाया हुआ है। वो जो सैमुअल हैनीमैन है उसने तो सिर्फ पता लगाया था, उसने तो सिर्फ ढूंढ लिया था। 1755 में शायद वो पैदा हुआ था और 1843 में उसकी डेथ हुई थी। इसके बीच ही ये सब हुआ था। वो जो ढूंढा है उसने, वो सिद्धांत क्या है वो आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कह दो मैं नहीं मानती होम्योपैथी के सिद्धांत को, सपोज इट्स एज गुड एज कि आप कह रहे हो कि ये पेन मैंने ऊपर फेंका है, सपोज ये पेन तो नीचे आ जाएगा। आप कहो कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी में नहीं मानती, तो आप नहीं मानते तो मत मानो। जब आप कभी पैर फिसल जाएगा 3rd फ्लोर से और नीचे गिर जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो आपके मानने ना मानने से वो सिद्धांत रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। और वो सिद्धांत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जी। होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है, और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको वो सब बातें बताऊं जो इतनी आसानी से आपको कहीं इंटरनेट से कहीं किताब से मिलेगी नहीं, या जो वो एग्जांपल्स दूं जो रियली स्ट्राइकिंग हो। ओके, तो इससे पहले क्योंकि देखिए बहुत कुछ होने वाला है आज के एपिसोड में, तो फटाफट अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और यस ऑफ कोर्स इस प्यार को, इस नॉलेज को बढ़ाएं। यस सर, अनहर्ड कहीं नहीं पढ़ेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन अबाउट होम्योपैथी। आप सिद्धांत ये है कि आप किसी तंदुरुस्त बंदे को लें जी, उसको वो दवाई दें होम्योपैथी की। वो दवाई कैसे बनती है वो भी आपको बता दूंगा। और जब आप उसको देंगे वो दवाई, उसको कुछ 1 2 3 4 ऐसे कुछ 10 सिम्टम्स आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रग उसके ऊपर प्रूविंग हो रही है उसकी। जब आप किसी को दवाई दे रहे हैं कुछ तो इफेक्ट करेगा ना। ड्रग की डेफिनेशन ही यही है कि जब आपके हेल्थ की कंडीशन को वो डिफ्लेक्ट करते, दैट इज ड्रग। फूड ये काम नहीं करता। फूड का मतलब है कि उसने आपकी हेल्थ को एनहांस कर दिया। ड्रग का मतलब हेल्थ को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो जब आप कोई दवाई खा रहे हैं तो उसने डिफ्लेक्ट कर देना, और जो सिम्टम्स आपको आएंगे, अब किसी अच्छे भले इंसान को, जानवर को नहीं, इंसान को आपने दवाई दी और उसको कुछ सिम्टम्स आ गए, आपने नोट कर ली। अब वो सिम्टम कुछ भी हो सकते हैं कि मेरी प्यास कम हो गई है, कि मेरे सर में दर्द हो रही है, कि मुझे नाक से पानी आ रहा है, वट एवर, मेंटल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। आपको जब से मैं दवाई ले रही हूँ मुझे रात को सपने आ रहे हैं, आप ऐसे मुझे समझो बता जी जी। अब वो हमने नोट कर लिया। अब क्या होगा, जैसे मैं वो मेडिसिन विड्रॉ करूँगा आपकी बॉडी से, क्योंकि वो दवाई का डोज बहुत मिनिमल है, तो आपकी बॉडी पे ऐसा कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि मिनिमल डोज दिया गया था। वो मिनिमल डोज क्यों, वो दवाई के बनाने के तरीके से पता चल जाएगा आपको, और आप वापस हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपको कोई उसका बैड इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सुपरविजन में हुई थी ड्रग प्रूविंग। दूसरा पेशेंट कोई आया है, उसको सेम वही सिम्टम्स हैं जो मैंने लिखे थे जब आपको ड्रग प्रूविंग हुई थी, तो अब बिल्कुल उसी तरह से प्रेजेंटेशन हो रही है। अब जब मैं ये दवा उसको दे दूंगा, उसकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। अब इसको एक स्टेटमेंट में मैं डाल रहा हूँ कि जो दवाई ये ताकत रखती है किसी हेल्दी बंदे के अंदर कोई बीमारी पैदा करने की, वो सेम दवा किसी बीमार व्यक्ति के अंदर वही बीमारी ठीक करने की ताकत रखती है। ओके, रिपीट करूँ क्या आपको समझ में? नहीं, मैं समझी। इट एक्ट्स लाइक अ वैक्सीन, राइट? मतलब नहीं, किसी का होता है, वैक्सीन वर्ड नहीं यूज करना। हाँ, तो वो वर्ड यूज है, बट काम वैसा ही करेगा। तो इसको हम लॉ ऑफ सिमिलर्स कहते हैं। जी जी, ओके, ठीक है। हाँ। अब इसका सबसे बड़ा फायदा जो मुझे नजर आ रहा है, जो कहीं पर
इसका जिक्र नहीं होता, कभी कोई डिस्कशन नहीं होती, वो ये है कि आप जो दवाइयाँ दे रहे हो ये सब इंसानों पे प्रूविंग हुई है उसकी, और बाकी जो दवाइयाँ उनके जानवरों पे प्रूविंग हुई है। आप अगर गिनी पिग पे अगर प्रूव कर रहे हो तो गिनी पिग नहीं बोल सकता कि मुझे ना थोड़ी हेड में बर्निंग हो रही है, या मुझे नींद नहीं आ रही इससे, या मुझे सपने आ रहे हैं। आप तो मतलब कौन से हाई क्लास की प्रूविंग हुई है ये लोग नहीं जानते। और इतने फाइनर एस्पेक्ट्स पर्सनालिटी के उसके अंदर लिखे होते हैं, इतने फाइनर कि मतलब अगर आपने ये कह दिया कि मेरे गले में चुभन है तो दवा बदल जाएगी। अगर आप कहते नहीं मेरे गले में जलन है तो दवा बदल जाएगी। मतलब आपके जलन और चुभन से भी तो मतलब मेडिसिन की कितनी स्पेसिफिसिटी है। अगर आप कहोगे कि मैं गर्म पानी पीती हूँ तो मेरे गले में आराम मिलता है, आप कहेंगे नहीं ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है, मेडिसिन चेंज हो जाएगी। लेकिन मुझे अगर आपको एंटीबायोटिक देना है तो आपको गले में दर्द है तो मैंने कोई जो भी समझो कोई एंटीबायोटिक है वो मैं दे दूंगा आपको मैं। हाँ, मुझसे तो शायद किसी ने इतना पूछा भी नहीं कि हुआ क्या कुछ। राइट। तो अब इसका ये सिद्धांत समझो और इसका फ़ायदा समझो कि आपको जो दवाई दी गई है उसकी प्रूविंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है और सब इंसानों पर हुई है। हमेशा हमको ये डर लगा रहता है ना कि भाई ये दवाई तो दे रहे हैं लेकिन क्या पता कि ये दवाई में क्या साइड इफ़ेक्ट, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्यों नहीं होंगे। उसका ये सबसे बड़ा पहला रीज़न तो ये है कि इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बहुत हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी के साथ मैचिंग की गई है उस दवाई का और आपके साथ। और अब इससे पहले कि वो अब ये सिद्धांत आप समझ में आ गए? जी, मैं समझ गई। अब चाहेंगे मैं दवाई कैसे बनती है बताऊं? हाँ, वो मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तो बचपन से ही सारी दवाइयाँ एक जैसी लगती थी। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं डॉक्टर साहब ये शुगर पिल्स हैं, मुझे डायबिटीज़ है तो इससे मेरी डायबिटीज़ तो नहीं बढ़ जाएगी? राइट। तो सबसे पहली बात यह है कि वो शुगर मतलब ये चीनी जो है ना, ये चीनी नहीं है, वो शुगर पिल्स मतलब मीठी है, ठीक है, हर मीठी चीज़ वाइट शुगर नहीं होती। और वाइट शुगर तो एक क्लासिकली केमिकल चीज़ है। लेकिन ये जो है आपके जो शुगर पिल्स हम जो देते हैं पेशेंट्स को, वो प्राइमरीली बकरी के दूध से बनता है। तो दूध में भी अपनी एक मिठास होती है। आप दूध का पानी सारा सुखा देंगे तो जो उसका पाउडर बच जाएगा उसको हम लोग के लैंग्वेज में सैकरम लैक्टेस कहते हैं। तो वो उसकी मिठास है। लैक्टोज भी तो एक लैक्टोज होता है, एक सुक्रोज होता है, एक ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है सब वो, राइट। तो वो मिठास वो दूध की मिठास है। अच्छा, अब वो एक्चुअली उसके अंदर कोई दवाई नहीं है। इट इज़ एज गुड एज प्लेसिबो, जो शुगर पिल्स। अब तो दवाई कहाँ है, उसके ऊपर कुछ लिक्विड डाली जाती है, वो अल्कोहल है, बहुत ही प्योर अल्कोहल। ऐसी अल्कोहल जो हम पी नहीं सकते। ऐसे हम जो शराब पीते हैं वो विस्की जो पीते हैं वो बहुत ही डाइल्यूटेड होती है। ये तो एकदम प्योर शराब है, अगर ज़्यादा उसको पी जाए तो फिर प्रॉब्लम भी हो जाए। तो ऐसी शराब, अब शराब क्या है एक्चुअली, वो एंटीबैक्टीरियल भी होती है, वहाँ पे फंगस नहीं लग सकता किसी चीज़ को। आप देखो एलोपैथिक दवाइयाँ भी बनती है तो अल्कोहल का कंटेंट होता है उसमें। अब जितनी भी हमारी दवाइयाँ हैं वो प्लांट किंगडम से प्रीडोमिनेंटली बनती है, लेकिन मिनरल से भी बनती है, अपना एनिमल कुछ एनिमल प्रोडक्ट से भी बनती है, राइट। तो उसको अल्कोहल के अंदर बनाया जाता है और अल्कोहल वॉलेटाइल है, वो इवेपोरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी अल्कोहल। और जैसे ही अल्कोहल उड़ी तो दवा ने भी उड़ जाना है। अब उसको काबू में रखने के लिए अपने पास रहे हम उस पिल्स के ऊपर डाल देते हैं, तो वो मेडिसिन वो अल्कोहल से पिल्स के अंदर आ जाती है और पिल्स को हम स्टोर कर सकते हैं। ओके। तो जब आप पिल्स अपनी ज़बान पे रखते हैं और उसको चूस लेते हैं तो वो मेडिसिन अंदर ना मैटर फॉर्म में नहीं होती, वो एनर्जी फॉर्म में होती है। आई विल कम टू दैट पॉइंट। और वो रिलीज़ हो जाती है एनर्जी। वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ टकराती है। अब आप कहोगे क्यों मैटर फॉर्म में नहीं, एनर्जी फॉर्म में, राइट। तो उसमें क्या करते हैं, आयुर्वेदा में कैसे जड़ी बूटी ली और वैसे ही उसको घोट के वैसे ही पिला देते हैं। हालांकि आयुर्वेदा में एक प्रिंसिपल लिखा हुआ कहीं किसी किताब में, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मुझे किसी ने कहा था, जो मैं बिलीव करता हूँ कि ज़रूर लिखा होगा, कि जितना दवाई का डोज कम होगा उतना ही सही होगा।
अब ये जो एस्पेक्ट, जो प्रिंसिपल आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, इसी को इम्प्लीमेंट किया गया होम्योपैथी में। अच्छा। तो वो मिनिमम डोज कैसा होता है कि समझो पहला जो टिंचर बनाया है जड़ी बूटी लेकर, समझो अल्कोहल के अंदर, उसको हम मदर टिंचर कहते हैं। फिर उसमें से समझो एक एग्जैक्ट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं उसमें से 1 बूंद आपने ली और 10 बूंद अल्कोहल में और आपने मिला दिया, तो आपके हिसाब से डाइल्यूट हो गया ना। तो आपको कहोगे दवाई तो कम हो गई इसके अंदर। एक्चुअली कम नहीं हुई है, उसको ना कुछ ऐसे जग्स दिए जाते हैं जिसको हम सकशन कहते हैं। वो सकशन से क्या होता है, वो जो थोड़ी सी जो दवाई है उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है अल्कोहल की, वो उसमें एनर्जी रिलीज करती है। ओके। अब इसको हम 1 पावर कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा, उसमें से 1 ड्रॉप लेके आपने नेक्स्ट और 10 ड्रॉप्स अल्कोहल में सपोज डाल दिया, तो उसको और स्पेस मिल गई। वापस आप अगर सकशन आपने दिया, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ये नंबर 2 पावर हो जाएगी। आपके हिसाब से मेडिसिन डाइल्यूट होती जा रही है, हमारे हिसाब से उसकी पावर नहीं है, हम पोटेंसी वर्ड यूज करते हैं इसलिए, वो पोटेंसी बढ़ती जा रही है उसकी। ऐसे करते करते ऐसा देखा गया कि 12 पोटेंसी के बाद आप अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको मेडिसिन मैटर फॉर्म में नजर आनी बंद हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि 13, 14, 15 या 20th पावर में आपने किसी पेशेंट को दवाई दी है तो दवा काम कर रही है, राइट? तो इसका मतलब एनर्जी फॉर्म में। ऐसे करते करते 30 पावर, 200 पावर, 1000, 10,000, 50,000 और इवन 1 लाख तक बनाया गया। मतलब उसको कितना डाइल्यूट किया होगा, बचा क्या उसके अंदर? कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत बार ये भी बहस हो जाती है कि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, प्लेसिबो इफेक्ट है। ये बहुत बार मीडिया में ऐसे बात आती है, ये तो प्लेसिबो इफेक्ट है, कुछ है तो है नहीं इसके अंदर। अगर है तो प्रूव करके दिखाओ अंदर क्या है। तो प्रूव कहाँ से करें? वो तो एनर्जी फॉर्म में, राइट? तो आप कहेंगे तो अनसाइंटिफिक हो गया। तो फिर मुझे बस समझाना पड़ेगा आपको साइंस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? इजाज़त हो तो फिर वो बात करूँ। उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे आप बता रहे हैं कि इसको बनाने के तरीके, आपने कहा था कि अगर गले में जलन बता रहे हो तो दवाई बदल जाएगी, चुभन बता रहे हो तो दवाई बदल जाएगी। तो जब इतने माइन्यूट डिटेल्स के साथ ये दवाई बनाई जाती है और काम करती है, हर बीमारी के लिए इलाज है होम्योपैथी में? क्योंकि सिम्टम्स तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं वो? देखो, अगर आप ऐसे पूछेंगे कि हर बीमारी का इलाज है जी, तो किताबों में तो हर बीमारी का इलाज लिखा हुआ है, राइट? लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चंद बीमारियां हैं जहां मैं पर्सनली समझता हूं हमको होम्योपैथी से नहीं ट्रीट करना चाहिए। और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि एलोपैथी में उसका बेटर ऑल्टरनेट है। स्पेशली वो जहाँ क्विक रिलीफ चाहिए? नहीं, नहीं, फिर क्विक रिलीफ के लिए नहीं। Okay. जब मैं बेटर ऑल्टरनेटिव कह रहा हूँ, मतलब समझ लो कि जैसे देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पेशेंट मेरे पास जब आता है, मैं उसको वो सोच के जवाब देता हूँ जो भी मुझे सजेशन देनी है कि अगर मेरे वो घर का मेंबर होता तो मैं क्या करता। ये मेरा पहला मेरा लोकेशन मेरी वो होती है कि अगर वो मेरा फैमिली मेंबर होता तो मैं क्या डिसाइड करता, मैं वो डिसीजन उसको देता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ऐसे एक्सेप्शंस बता रहा हूँ, 1-2 एक्सेप्शंस हैं। तो किसी को समझो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स है, लंग्स के ट्यूबरक्लोसिस है, तो ऐसा नहीं हमारे पास तो इतनी दवाइयाँ, कुछ कहने की बात नहीं, राइट? लेकिन प्रेफर करेंगे कि उसको एलोपैथिक दवा दे दीजिए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हालांकि एक MDR का एक सिचुएशन होती है जहाँ पर एलोपैथिक दवाइयाँ भी ट्यूबरक्लोसिस में काम करना बंद कर देती हैं, राइट? अब ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं कि वो दवा दे दी तो अल्टीमेट आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। लेकिन आप अगर होम्योपैथी ट्राई करने जा रहे हो, समझो आपने 1 महीना लगा दिया, फॉलोअप में पता लगा आपको कि ये दवा तो काम नहीं कर रही, तो उसमें जो डिजीज आगे प्रोग्रेस हो चुकी होगी उसको वापस रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा और कुछ परमानेंट डैमेज हो जाएगा उसके अंदर।
ऐसा नहीं करना है। और उसके सामने एलोपैथी में कुछ फिक्स डोज है कि ये ही दवाइयाँ हैं, ये देनी होती हैं, मतलब उसमें चॉइसेस कम है। हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ समझो 100 हैं, तो 100 में से मुझे अगर एक ढूंढनी है तो उसमें मैं चूक भी सकता हूँ ना। और जब मैं चूक गया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे। तो क्या मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ ऐसे करूँगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए पास्ट एक आपके साथ जो बात हुई थी एक इंटरेक्शन में, जी। मैंने आपसे कहा था हमको कि ऐसा बंदा चाहिए डॉक्टर जो आपको बता सके कि यहाँ होम्योपैथी ठीक है, यहाँ एलोपैथी ठीक है, यहाँ आयुर्वेद से करा लो, यहाँ एक्यूप्रेशर से हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज कर ले, या सिर्फ डाइट ही ठीक करे तेरा हो जाएगा काम। एंड एक्चुअली हमें वैसे ही डॉक्टर्स चाहिए, ना कि वैसे डॉक्टर्स जो हर चीज़ के लिए एक बड़ा बिल ढूंढते हैं कि बस वो भी देखा जाता है कई बार। तो ये इक्का दुक्का कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दो आप, राइट? बाकी प्रीडोमिनेंटली हर बीमारी का इलाज आपको होम्योपैथी में मिल जाएगा, प्रीडोमिनेंटली। अब एक और चीज़ जी, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज पे आ रहे हो। अगर आप सपोज 3rd 4th स्टेज बीमारी को एकदम ख़राब करके, स्पॉइल करके, बहुत सारी दवाइयाँ खा के उसको सप्रेस करके फिर हमारे पास आ रहे हो, राइट? तो आप कहोगे आपने तो कहा था आपके पास इलाज है। मेरे पास तो इलाज है लेकिन आप लेट आए हो। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? आपको पैलिएशन अच्छा दे सकता हूँ, रिलीफ अच्छी दे सकता हूँ, छुटकारा नहीं दिला पाऊँगा। तो आप कौन सी स्टेज पे जा रहे हो सही डॉक्टर के पास, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक सवाल मैं पूछूंगी, जितना मैंने समझा है इसे कि ये प्रिवेंटिव वो है कि मुझे ये बीमारी ना हो, इसलिए आप होम्योपैथी के पास जाइए, रोज़ का आपका एक वो 3 दानों का डोज जो है वो फॉलो कीजिए। और आप एंड स्पेशली वो लोग ना जिन्हें जेनेटिकली पता होता है कि हमारी फैमिली में ये हिस्ट्री है इस बीमारी की, तो भाई पहले से ही एहतियात बरतना शुरू कर दो। ऐसा मैंने सुना है। क्या ये है कि प्रिवेंशन में ज़्यादा काम आती है होम्योपैथी और इलाज में एलोपैथी ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना वो इलाज में काम आती है उतना ही प्रिवेंशन में आती है, बल्कि चूंकि वो इलाज जेन्युइनली होता है इसलिए भी प्रिवेंशन हो जाता है। क्योंकि जेन्युइन इलाज उसको ही खाएंगे ना आप जहाँ कि वो जड़ से ठीक हो जाए। जड़ से अगर चीज़ ठीक हुई है, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी को ठीक कर दिया, तो प्रिवेंशन हो गया। बिल्कुल। आपको बार बार सर्दी होती थी तो थोड़ा सा भी आप कहते हैं जनरली मुझे एलर्जी है, थोड़ा सा भी डस्ट हो जाए मुझे ऐसे जुकाम हो जाता है, ऐसे हम जनरली कहते हैं। तो वो एलर्जी आपकी जो है, तो हम होम्योपैथी से जब ठीक करने जाते हैं उसकी टेंडेंसी ठीक हो जाती है। तो एक्चुअली वो प्रिवेंशन वो हो गया प्रिवेंशन आपका जी। और ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज जैसे कोई ब्लड कैंसर है, ऐसे केस, क्वाड्रिप्लेजिया जिसमें चारों आपका दोनों ऊपर के एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पैरालिसिस हो गया, ऐसे केस ठीक हुए हैं होम्योपैथी से। मैं आपको मिलवा भी सकता हूँ ऐसे पेशेंट से। एक छोटी बच्ची थी, उसको ब्रेन हेमरेज था, तो एकदम इमरजेंसी का केस था, वो मैंने ऑनलाइन ट्रीट किया था, अमेरिका का बच्चा है। तो वो ऐसे सब पॉसिबल है। ये तो एक गलत धारणा है मेरे हिसाब से। वाई मतलब होम्योपैथी ऐसा, मतलब मैं बस पूछ रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो कम पॉपुलर क्यों है? क्योंकि एलोपैथी तो है ही, एंड पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि आयुर्वेद का भी जो है उसकी तरफ रुझान बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ गया है। होम्योपैथी अभी भी थोड़ा इस मामले में स्लो चल रही है, उसका रीज़न क्या है? वाई? रीज़न उसमें बहुत सारे हैं। जैसे एक रीज़न, पहला रीज़न, हमको हमेशा क्विक फिक्स चाहिए। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप फर्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसने आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन दी है, आप कभी उससे 2 सवाल पूछेंगे क्या कि मुझे बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम मेरी किस गलती के कारण हुई? ऐसे पूछोगे कभी? नहीं। मेरी किस गलती के कारण? नहीं। ठीक है, इसका मतलब वो गलतियाँ आप कंटिन्यू रखने वाले। दूसरा, क्या आप पहले दिन उससे पूछोगे कि देखो मैं आपके कहने से दवा बंद कर दूंगी लेकिन चीज़ पलट के तो नहीं आएगी ना? ऐसे नहीं पूछने वाले आप। वो क्विक फिक्स चाहिए आपको, अभी ठीक कर दो बस। हाँ। फिर पलट के आएगा, फिर आप चले जाओगे। जब तक वो रियली आपके लिए न्यूसेंस नहीं बन जाएगा तब तक आपको स्ट्राइक नहीं होने वाला। बल्कि मैं कहूँगा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं
तो कभी कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जो कहीं किसी के पास नहीं गया, पहले ही मेरे पास आ गया, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, चलो ठीक है, इसको जल्दी ठीक कर सकूँगा, ये स्पॉइल्ड केस नहीं है। लेकिन वो चीज़ गलत साबित हो जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। होता क्या है, समझो वो प्रॉब्लम ऐसी है कि मुझे पता है कि इसका तो एलोपैथी में इलाज ही नहीं है, सपोज कोई ऐसी डिजीज़ ले लो, और मैंने इसको समझो ठीक कर देना है 3-4 मंथ्स में, और इसको फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई है। अब जब मैं उसको कहूँगा कि 4 महीने लगेंगे, तो लगेगा इतना टाइम क्यों लगा रही है। अब वहाँ पर उसको 5 दिन में वहाँ पर रिस्पॉन्स आने वाला है, और वो 5 दिन का रिस्पॉन्स लेके चलाएगा वो कम से कम 6 महीने 1 साल प्रॉब्लम। फिर बाद में जब पलट कर आएगा और मैं ऐसे कहूँगा कि अब तो तेरा केस स्पॉइल हो गया है, अब तो ये 1.5 साल लगेगा ट्रीटमेंट का, वो तैयार हो जाता है और शांति से ट्रीटमेंट कराता है और कोई सवाल नहीं पूछता है, और पूरा कोऑपरेशन। और वो 4 महीने मुझे, वो हर विजिट पर मुझे परेशान करता है कि भाई और कितना टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम लग रहा है, इट्स वेरी स्लो, दिस दैट। तो पहले जब नए नए प्रैक्टिशनर बनते हैं तो हमको लगता है यार पहले केस आ जाए तो हम उसको बेचारे को स्पॉइल ना होने दें सप्रेशन से। अब तो ऐसे लगता है कि तू यार सब जगह हो, अब बाद में आराम से आ, फिर मैं तेरे को समझ आएगा कि मैं क्या देने जा रहा हूँ। तो ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि हमारी सबकी ना ये फितरत नहीं है कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो हम अच्छी चीज़ फैलाएं और गलत चीज़ को डिस्करेज करें। यहाँ पर पेशेंट्स को जब मैं कहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस लिख के जाओ, क्योंकि जब आते हैं तब तो बहुत परेशान होते हैं, चारों तरफ से सब स्पॉइल्ड केसेस ही आते हैं, तो वो इतने एक्सपीरियंस लिखने में इतना कोऑपरेशन नहीं होता उनका। तो जब आए होते हैं तो मैंने उनको पहले किसी और का एक्सपीरियंस दिखाया होता है, तो उनका हौसला बढ़ गया होता है कि अगर ये ठीक हो सकता है मतलब मैं भी ठीक हो सकता हूँ, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस लिखने के लिए। तो वो जो रिव्यूज़ कह लो या आप टेस्टिमोनियल कह लो या एक फीडबैक कह लो, इतना लोग मतलब इंक्लाइंड नहीं हैं। तो आप लोग अगर अच्छी चीज़ को फैलाओगे तो ही कुछ बात बनेगी, मेरे कहने से नहीं बनेगी। मैं कहूँगा तो ये तो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। जिनके साथ अच्छा हुआ है उनकी जिम्मेदारी बनती है सामाजिक मॉरल ड्यूटी। एग्जैक्टली। पर हम अपनी वो मॉरल ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस चैनल हैप्पी हमेशा। तो वो चीज़ें जो बैठकर आपको कोई नहीं बताएगा या आपको उस किस्म का एक्सपोजर ही नहीं है कि हम इतने डिटेल में कुछ जान सके, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश हमेशा बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि डॉक्टर सुनील मेहरा को तो हम बार बार तंग करने वाले हैं क्योंकि ये हर बार एक सवाल के साथ मुझे भेजते हैं जिसका जवाब लेने के लिए मैं लौट कर आती हूँ। तो एक सवाल और है, सो आई होप फ्यूचर में मैं आपको फिर से ज़रूर तंग करूँगी, लेकिन उससे पहले जाने से पहले कोई सवाल जो मैं आपसे नहीं पूछ पाई और आप कुछ शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स से। ये जो मैंने आखिर में बात कही है ना जी, वो मैं चाहूँगा कि ये सब लोग ध्यान रखें कि जैसे एक लेडी मेरे पास आई थी, तो वो उसके बच्चे को डायरिया था, बहुत छोटा बच्चा था। तो मैंने उसको जब दवाई दी तो मैंने उसको कहा कि इसका ना सिर्फ एक ही डोज दोगे ना तो शायद एक ही डोज में डायरिया इसका ठीक हो जाए, तो सेकंड डोज रिपीट नहीं करना। तो ऐसे भी केसेस होते हैं जो आप कह रहे हो ना स्लो है, स्लो नहीं है, वैसा केस होना चाहिए, अनस्पॉइल्ड केस। तो एक डोज दिया, उसने बाद में फॉलोअप में मुझे कहा डॉक्टर साहब वो एक ही डोज में ठीक हो गया था। तो मैंने उसको कहा अपना जरा फीडबैक लिख जाए, क्योंकि मुझे लोगों को ये बताना है कि ये एक डोज में ठीक होना और एक डोज में ठीक हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने तुझे एडवांस में कह दिया था कि एक डोज में ठीक होने के चांसेस हैं, और जो एडवांस में कहा था ना इसका मतलब वो तीर तुक्का नहीं था, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया गया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सबको कि प्लीज़ अच्छी चीज़ को एंकरेज करो, क्योंकि जब मैं होम्योपैथी के बारे में कह रहा हूँ, मैंने तो आपसे पहले भी कहा है कि भाई जहाँ पर एलोपैथिक दवा की ज़रूरत है वहाँ देना ज़रूरी है। मैं तो एक्यूप्रेशर से मैंने अपने घर वालों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं। तो जो अच्छी चीज़ को फैलाओ, जो गलत है उसको डिस्करेज करो, बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरा। सो एक रिक्वेस्ट मैं भी जाने से पहले यहाँ करना चाहूँगी कि आपने
सुना डॉक्टर को, और अब आप समझ गए हैं कि इनको सब कुछ आता है। तो किसी एक टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि हम अपना एपिसोड लेकर आए विद डॉक्टर मेहरा, हैप्पी हमेशा में, तो प्लीज़ कमेंट्स में वो ज़रूर लिखिएगा। आपकी बात हम सुनेंगे और डॉक्टर मेहरा तक ज़रूर सुनाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।